अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत की ज़राअत के हवाले से कारकर्दगी कैसी जा रही है और काश्तकार तंजीमें हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या गैर मुतमईन, और कौन सी पॉलिसी है और कौन से इशूज़ हैं जिसके ऊपर काश्तकार तंजीमों के नुमाइंदे चाहते हैं कि उस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब जो फार्मर्स वीएन फोरम को देखते हैं। हमारे साथ खालिद साहब, आप हमेशा बात करते रहते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं और ओवरऑल कभी कभी आप कहते भी हैं कि क्या मिल रहा है, ग्रोअर को मिला है। आप इन 2.5 बरस में तकरीबन क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़राअत के हवाले से क्या इनिशिएटिव्स लिए जो अच्छे थे और क्या नहीं कर सकी और अभी तक नहीं कर सकी 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद? देखिए जी, मैं अर्ज़ करूँ जो अच्छे कामों में फ़र्ज़ किया शुगर कैन ऑर्डिनेंस आया जो मैं समझता हूँ काश्तकार के लिए अच्छा साबित हुआ। उसमें काश्तकार को अच्छा रेट मिल गया, कुछ फसलों में अच्छा रेट मिला। जो प्रॉब्लम में है वो सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो मैं समझता हूँ काश्तकार से ज़्यादा इशू पाकिस्तान के लिए है, वो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ चुकी है। इस वक्त आज का जो DAP का रेट है वो 5200 से लेके 5500 तक चला गया है सर, और इस तरह पोटाश का रेट को 4800 रुपये है, नेट्रोफास का रेट को 3700-3800 रुपये पे है, यूरिया का रेट को 1800 रुपये पे है, प्लस बिजली का रेट जो वो तकरीबन 12-13 रुपये यूनिट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, क्योंकि हमारे पास दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, चाइना की कम है, हमसाया ममालिक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए पाकिस्तानी काश्तकार दुनिया को कम्पीट नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता सर। आज यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि इस वक्त हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। इस वक्त हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रुई इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो मेरे ख्याल में मिनिमम हम कोई 1300-1400 अरब रुपए की इस वक्त इंपोर्ट कर रहे होंगे दुनिया से पाकिस्तान में, जो हमारे लिए बायस शर्म भी है, बायस अफसोस भी है कि हम मैं 1-2 सालों में ज़राअत को नहीं होता, ज़राअत को पिछली कई दहाइयों से इग्नोर किया जा रहा है। मैं 2-3 दहाइयों से जो मैं खुद देख रहा हूँ ज़राअत को इग्नोर किया गया। आप खुद देखें कि पिछले दहाइयों में जो ज़राअत का बजट है वही आज भी है कि एग्रीकल्चर का जो बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है पाकिस्तान में, इंडिया में 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। अगर हम रिसर्च पे ही नहीं देंगे तो हमारा कैसे बेहतर हो? रिसर्च ही बेहतर नहीं होगी तो हम ज़राअत की तरक्की किस तरह कर सकते हैं? इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो सीड सेक्टर का है। हाँ, सीड सेक्टर में एक काम जो बहुत अच्छा हुआ है 20 साल बाद कि इस दफ़ा ब्रीडर राइट्स पे 15 फरवरी से अमल दरामद हुआ है। हम जहाँ पे अच्छा काम होगा हुकूमत को खराज तहसीन पेश करेंगे। वो एक बहुत 20 साल से रुका हुआ काम 15 फरवरी से वो शुरू हो गया है। उसमें सीड सेक्टर में बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी आने में टाइम लगेगा। सही। आज इस वक्त काश्तकार इंतहाई परेशान है, ख़ुसूसन जब उसने अब कमाद काश्त हो रहा है, अब मेज़ काश्त हो रही है, बाकी सब्जियां काश्त हो रही हैं। जब उसने फास्फोरस खादें डालनी है उसमें तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतनी महंगी खाद खरीद कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में उसका रेट बढ़ चुका है। इस वक्त हुकूमत को चाहिए था कि उस पर सब्सिडाइज़ करे जो पूरी दुनिया करती है। जहाँ पर हमारे लिए बेहतर नहीं हुआ, ख़ुसूसन पिछले साल इसी महीने फरवरी में, एंड ऑफ फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी सब्सिडी पूरे सेक्टर के लिए, एक एग्रीकल्चर के नहीं बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए, को 1200 बिलियन की थी, जिसमें 63 अरब एग्रीकल्चर के था जो बहुत कम था, लेकिन बाकी सबको मिल गई, एग्रीकल्चर को नहीं मिली सर इस वक्त तक सर। ये एक काबिल अफसोस बात है। उसमें कुछ 6 बिलियन वाइट फ्लाई के कॉटन के लिए, वो कॉटन ख़त्म हो गई, चली गई, अगली कॉटन अब काश्त होने वाली है, लेकिन वो ना मिली। 37 बिलियन फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी था, वो काश्तकार को 1 रुपया ना मिला। यानी ये वो चीज़ें हैं जो नहीं हो सकी, जो गलत है, जो होनी चाहिए थी सर। आज यही वजह है कि हम तंग आमद बजंग आमद, इसी वजह से हम बिल्कुल इस वक्त एहतजाज पे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं, हम ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं 31 मार्च को लाहौर इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि हमारा हक अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम अपना हक छीन के लाएंगे हुकूमत से। आप इस तरफ एग्रेशन में क्यों गए हैं एकदम? आपको क्या हुआ है कि जब एक साल गुजरा है, 1 साल फरवरी में 1 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर ने जो कोविड-19 में सब्सिडी अनाउंस की थी सर, जब हमें नहीं मिली तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? हमारे लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंसमेंट की है वो हमें क्यों नहीं मिली?
बात यह है। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, सही सही उसको कम क्यों नहीं किया जा रहा? सही। अच्छा, ये आपने ट्रैक्टर मार्च का बात की, इसके ऊपर बिल्कुल हम दोबारा बात करते हैं आपसे तफसीली तौर पे, लेकिन ख्वाजा शुएब साहब, हम जो प्रोग्राम के स्टार्ट हम ये चाहते हैं कि आपके नज़दीक आप भी बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का अच्छा काम क्या है और कौन सी चीज़ों में हुकूमत को बेहतरी की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पिछले प्रोग्रामों में भी जो कुछ मैंने कहा था अभी आज उसको वापस दोहरा देता हूँ। ज़राअत के साथ ज़्यादती जो है ये पिछले 12 साल से शुरू है। 2010 से जो है ज़राअत को इग्नोर किया जा रहा है, स्पेशली कॉटन को। उसके बाद जब मुस्लिम लीग का दौर आया उसमें भी यही हाल रहा, और जब से मौजूदा हुकूमत आई है इन्होंने इग्नोर करने के काम को और तेज़ कर दिया है, मज़ीद बढ़ा दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़्यादती कर रही है हम काश्तकारों के साथ वो फेडरल मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी है। हमारी तमाम चीज़ें, जैसे अभी खोकर साहब ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की कि सब्सिडीज़ और ये चीज़ें काश्तकारों को मिलेंगी, और अगर वो काश्तकारों को पास ऑन नहीं हुई तो वो तमाम कसूर जो है वो वफाकी वजारत ज़राअत का है। सही, क्योंकि हमारा देखें, हमारा जो भी केस है हमने डायरेक्ट जाकर प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहना, हमारी नुमाइंदगी जो है वो तो मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी करेगी ना। तो मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी ने सब्सिडी के लिए फर्टिलाइजर पे जो कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया किसी को मिला? 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। किसका कसूर है मुझे बताएं ना। जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को जाकर याद कराना कि भाई हमने गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये चीज़ें बजट में एलोकेट की हुई हैं, ये सब्सिडी में रखी हुई हैं, ये क्यों नहीं पास ऑन हो रही? मकसद उन्हें सिर्फ एक रास्ता नज़र आता है कि जी ज़राअत जो है ये सूबाई मामला है। भाई सूबाई मामला तो अपनी जगह पर रहा, अभी हमें मुकम्मल इस पूरे सिस्टम को ओवरहाल करने की ज़रूरत है। काश्तकार जो है, आप कह रहे हैं ना कि रिवेंजफुल, वो ले लेता है रिवेंज। आज ये देख रहे हैं कि इस वक्त मैं सबसे पहले तो बात करना चाहिए मुझे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, फिर उसके बाद मेरे काश्तकार, उनके लिए बात करेंगे, ठीक है। मुल्क के लिए अहम फसल जो है ना, सबसे अहम फसल मुल्क के लिए गंदम के बाद वो कपास है। हमारी वजारत फूड सिक्योरिटी ने कपास को प्रायोरिटी लिस्ट से भी निकाल दिया, ठीक है। एक मरतबा तो काश्तकार निहायत हर्ट हुआ ना, दिल टूटा कि जी मेरी तो सारी इकोनॉमी इसी पे चल रही थी, आपने उसे इग्नोर कर दिया, उसे ख़राब कर दिया। लेकिन क्या हुआ, उसके पास ऑल्टरनेट अल्लाह ने दे दिया, वो राइस पे चला गया, उसने मकई लगाना शुरू कर दी, उसने अपनी इकोनॉमिक्स चला ली। आज मुल्क को जब कपास नहीं मिल रही तो टेक्सटाइल की पूरा चेन टेक्सटाइल का परेशान है, और आने वाले सालों में इन्होंने और परेशान होना है। ये वही लोग हैं जब बढ़ बढ़ के बातें करते थे कि काश्तकार अगर कपास नहीं लगाएगा तो मट्टी चाटेगा, ये लफ्ज़ भी हमने अपने कानों से सुने हुए हैं, ठीक है। अल्लाह ने उसके लिए काश्तकार के लिए मुतबादिल रास्ता दे दिया है, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान की वजह आपकी फूड सिक्योरिटी की वजारत की खामोशी है, इग्नोरेंस है। उन्हें अब पता ही नहीं है कि काश्तकार किस हाल में है, किन परेशानियों में है। हमारा केस ही प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच रहा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा, आप उसका जिम्मेदार कहते हैं कि वजारत है। हाँ। अच्छा, मुझे आप क्यों लगता है कि आप कुछ पर्सनल हो रहे हों? मैं आप सिर्फ फखर इमाम साहब के वारिस, क्योंकि उनके पास है और चीज़ें हैं ना। आप ये देखें कि इस पीरियड में 3 वजीर बदल चुके हैं। मैं अगर किसी एक की बात तो नहीं कर रहा हूँ ना। आपने पिछले 12 सालों में कह रहे हैं कि वजारत है। इन 2.5 सालों में फूड सिक्योरिटी की वजारत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को काश्तकार की ज़रूरियात और प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए थे उनको पूरा ना करने का जो भी सूरत हाल है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताई। किसी एक बंदे से मैं अच्छा, क्या आप समझते हैं, आप समझते हैं, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के हवाले से वो सिर्फ वजारत है? नहीं, आप तो फिर एक आदमी को फोकस करने जा रहे हैं ना। नहीं, वजारत की मैं बात करूं, मैं तो वजीर का ही नहीं। मैं तो वजारत कह रहा हूं। नहीं, आप एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर को फोकस करने जा रहे हैं। मींस के प्राइम मिनिस्टर के पास सारे सब्जेक्ट हैं, उसको एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पे जब कुछ बताया जाएगा तो वो कुछ करेगा ना। भाई वहाँ कहा जाए कि जी आपने ये वादा किया था पूरा नहीं हो रहा,
ये आपने हमारे काश्तकार इन चीज़ों में मसाइल का शिकार है, इनका रास्ता निकालें। ये सब्सिडी है जी, हमने सूबों को दे दी, सूबों ने कहा जी सब्सिडी के जो है ना हमने स्टिकर लगा दिए। अरे भाई मेरे पास कमरा भरा पड़ा है, स्टिकर हमारे स्टिकर पे तो कभी पैसा नहीं आया। अच्छा खालिद खोखर साहब, आप वाकई समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सी चीज़ों के बारे में लाइल्म होते होंगे, और ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से इग्नोरेंस एक चीज़ है, वसाइल की कमी का दबाव यकीनन हुकूमत पर होगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत जानबूझ के इग्नोर कर रही है, वजारत नहीं अपना केस प्ली कर रही है? आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैं बहुत सारी मीटिंग्स में शामिल हूँ सर। मैं गवर्नर कमेटी में हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर कमेटी में हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास भी गया हूँ सर। और इस खसूसन बजट के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने कोविड-19 में सब्सिडी अनाउंस की थी, उस हवाले से मैं प्राइम मिनिस्टर से खुद मिला हूँ सर, जिसमें मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी भी मेरे साथ शामिल थे सर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ वादा किया कि और बाकायदा उसका मिनट्स जारी हुए कि विद इन 1 वीक इस पर अमल दरामद होगा सर। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो अनइलेक्टेड लोग हैं सर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने वो ज़्यादा बाख्तियार हैं सर। प्राइम मिनिस्टर के सामने ज़्यादा बाख्तियार हैं। ऐसे कौन है? मैं आपको अर्ज़ करूँ ना। अच्छा, अब देखें, अगर सब्सिडी वहाँ से ड्रॉ करनी है तो वो करनी है उसने हफीज़ शेख ने, ठीक है। मैं आपको छोटी सी मिसाल के दो, पिछले साल कॉटन के लिए खसूसन मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी 2 दफ़ा लेके गए हैं स्पोर्ट प्राइस के लिए, तो वहाँ पे जो मुकाबला था 1/11 था, एक फ़खर इमाम एक तरफ था, बाकी 11 लोग एक तरफ थे। और कभी नहीं हुआ कि ईसीसी में अगर एक दफ़ा कोई चीज़ रिजेक्ट हो जाए दोबारा को मिनिस्टर लेके जाए, वो ये दूसरी दफ़ा भी लेके गए। इस तरह आप गंदम की बात है, ये गंदम की वो समरी को 3 दफ़ा लेके जा चुके हैं कि इसका रेट 1850 किया जाए, लेकिन वहाँ पे अनइलेक्टेड लॉबी ऐसी मौजूद है जिनका दूर दूर तक ना ज़राअत से ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, वो ब्रीफ केस लाए हुए लोग हैं। वहाँ उनकी अक्सरियत है, उनकी बात मानी जाती है। जब पीएम साहब ने जब मिनट्स जारी किए तो हमने आके खुशियाँ की और मिठाई तकसीम की कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ वादा कर लिया, और उसके बाद ये मिनट्स भी जारी हो गए, लेकिन उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज अगर हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, हम एहतजाज की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं अगर ये कहूँ कि मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी है, फंस गया, मेरा उनके साथ ज़ाती तल्लक के हट से मैं बात कर रहा हूँ, वो एक प्रोफेशनल फार्मर हैं, वो जब से होश संभाली है वो काश्तकारी खुद काश्त करते हैं, वो ज़बानी कलामी बातें नहीं करते। कुछ लोग हैं जो काश्तकारी नहीं करते लेकिन काश्तकारों की बातें करती हैं, वो काश्तकारों के लिए बात करते हैं लेकिन खुद काश्तकार नहीं है। उनको जो खुद काश्तकार है उनको दर्द होगा। मैं अगर कपास काश्त करता हूँ, मेरी अगर कपास बैठ जाए मुझे तकलीफ होगी उस बात की। अब मैंने पिछले साल कपास मेन रोड के ऊपर काश्त किया है, मुझे नुकसान हुआ है, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ में अहता करके नहीं बता सकता मैं कितनी तकलीफ पे हूँ, और मैं इसलिए उन काश्तकार जो बाकी कपास के काश्तकार जिन्होंने नुकसान किया उनकी तकलीफ मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद काश्त की, मैंने खुद उसका नुकसान बर्दाश्त किया। जिसने काश्त नहीं की, जिन लोगों ने, जिनको पता ही नहीं कोई नहीं कि उसके अखराजात कितने हैं, उसके स्प्रे हमने कितने किए हैं, उनको इस बात की तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब वो लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें ये तकलीफ नहीं है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे जब हमारी बात नहीं मानी गई, हमारे काश्तकार की बात नहीं सुनी गई, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान की बात नहीं सुनी गई, सही, क्योंकि ये इशू हमारा फर्ज के कपास है, ये काश्तकार का मेरा इशू नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जिस तरह ख्वाजा शुएब साहब ने कहा, हमारे पास और ऑप्शन मौजूद है सर, हमारे पास एक नहीं कई ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। हम वहाँ पे मक्की लगा सकते हैं, वहाँ पे हम गन्ना लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कपास बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए कपास जरूरी है, इसके ऊपर कपास के साथ क्या हुआ है और उसका हल क्या है, आपके नज़दीक उसका हल क्या है, इस पर बात करते हैं नाज़रीन। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की कैसे हो सकती है, और अगर पहले हिस्से में हमने जो बात की उसमें हमारा जो पहला हिस्सा अख्ताम हुआ जिस पे वो थी कपास का बहरान कैसे हल हो। खालिद खोखर साहब, आपने पॉइंट आउट किया कि जी कपास के लिए बहरान है, कपास का काश्तकार भाग रहा है, आपको ज़ाती तौर पे भी समझते हैं, आपने कपास काश्त की नुकसान हुआ, लेकिन कपास का फार्मर पाकिस्तान के लिए अगर आप चाहते हैं काम करे तो कपास का आपको साथ इस लिहाज से देना होगा कपास के काश्तकार का कि हुकूमत साथ खड़ी हो। क्या करे हुकूमत? देखिए, मैं पहले आपको अर्ज़ करूँ जी, मैंने काश्तकारी शुरू की थी 92 में सर। हमारी उस वक़्त जो प्रोडक्शन थी पाकिस्तान की वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी सर, इंडिया 1 करोड़ 10 था सर। 2002 में
जदीद टेक्नोलॉजी आई, इंडिया ने अडॉप्ट कर ली। आज इंडिया चला गया 4 करोड़। कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की? बीटी। अच्छा, बीटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीटी कॉटन में वो चला गया सीड हमारे में? पास, हाँ सीड सीड टेक्नोलॉजी में। और हमारे पास जो बीटी जीन भी आया वो भी चोरी का था। सब। हमने प्रॉपर तरीके से जीन ना लिया, दुनिया बोलकर 3-4 पे चली गई, हम वही खड़े हैं। सब। हमने अपने रिसर्च के इदारों के साथ क्या सलूक किया, आज फ़र्ज़ किया, आज भी देख लें CCRA के पास 2015 से सेस का पैसा रुका हुआ है जो एप्टमा ने पे करना था, लेकिन एप्टमा ने पे नहीं किया। और उन्होंने वो पैसा कितना बनता है, वो बनता है 2 अरब रुपया। उसके बदले जो नुकसान कितना हुआ है कि हर साल, जिस वक्त हर साल हम अगर 4-5 मिलियन बेल कम पैदा कर रहे हैं ऐसा ऐसा, तो 5 मिलियन बेल्स बनाना $5 बिलियन, यानी कि इस वक्त तक हम 25-30 बिलियन डॉलर का नुकसान कर चुके हैं उस बदले में, क्योंकि हमारा वो सारा सिस्टम ही हो गया कि उनके पास तो हल पैसे नहीं है। मेरा सुनो, अब ये पिछली 1-2 दहाइयों से ही कपास ऐसा जो नीचे आ रही है। 2014 में कपास 2014-15 में बेहतर हुई, उस वक्त हमारी कोई 1,44,00,000 बेल हुई। उस वक्त हमारे साइंसदानों ने भी काम किया और उसमें 2 लोगों की मेहनत थी, साइंसदान की और काश्तकार की। उसके अलावा तीसरा कोई उसमें ना एप्टमा शामिल है। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर साथ रिसर्च करता है सर हमेशा सर, यानी कि फ़र्ज़ किया, अब अगर गन्ने को ले लें तो उसमें शुगर मिल शामिल है उसके रिसर्च में, वो अपने तौर पे भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन एप्टमा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि रिसर्च का काम किया हो या रिसर्च में साथ दिया हो या शामिल किया हो। ये सेस का पैसा भी नीचे से ऊपर जाता है। जब हमने जदीद रिसर्च की तरफ ना आए, रिसर्च बजट हमने ना बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सपोर्ट ना हुई, तो ऐसा ऐसा हम इतने पीछे चले गए। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई, क्लाइमेट चेंज का आ गया, फिर उसका मल्टी क्रॉप आ गई। मल्टी क्रॉप में भी कॉटन नहीं हो सकती। ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह हम दिन ब दिन पीछे चले गए। और उसके जाने की वजह से, क्योंकि मेरे फ़र्ज़ किया मेरा अपना गाँव है जी, 100% कपास काश होती थी, लोग बड़े खुशहाल थे, क्योंकि उसे 60 से 80 मन लकड़ी आती है जलाने के लिए, जो काम आती है, जो लोगों में मुफ्त तकसीम होती थी। अब दरख्त काटे जा रहे हैं। उसके अलावा एक खातून है, वो चुनाई करती है, नौजवान लड़की है, चुनाई करती है, कोई बच्चों के लिए, अपने सेहत के लिए, तालीम के लिए पैसे खर्च होते हैं। इसी तरीके से जो नौजवान वो अपने जहेज़ के लिए वहीं से बनाती है, यानी कि ये सारी चूल्हा वहीं से जलता था। यानी कि ये सबसे बड़ा जरिया, इनका वो सबसे बड़ी चेन यही कपास थी। और एज ए काश्तकार मैं आपको अर्ज करूँ, काश्तकार को मैंने देखा जितना वो कपास के पौधे से इश्क करता है, इतना किसी और पौधे से इश्क नहीं करता। ये वो इश्क कहाँ टूट गया, वो इश्क कहाँ रूठ गया, और कहीं इश्क कहाँ पे? ख्वाजा साहब, आपका इनपुट क्या रहा? आप भी 2-3 दहाइयों से हमने देखते रहे, मुख्तलिफ इशूज़ पे आप बात करते रहे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। आप क्या देख रहे हैं कॉटन के क्राइसिस, उसका हल आपका नज़दीक क्या है? सबसे पहली बात आप ये जहन में रखें कि पाकिस्तान में जब 1947 में ये मुल्क बना, तो एक इदारा पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी एक इदारा था। वो 1947 में जब ये मुल्क अलहदा हुआ इंडिया से, तो उस वक्त से वो पाकिस्तान में मौजूद है। और उसकी जो ऑफिस की बिल्डिंग थी, उसमें जो पत्थर लगा हुआ था, वो बाबा कायद आज़म ने लगाया था। उसकी अहमियत आपको बता रहा हूँ। इस मुल्क में अगर आपको कपास चाहिए तो पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को ही एक्टिव करना पड़ेगा। बग़ैर, जितना मुझे 20, 25, 30 जितने साल भी कह लें, वैसे मैं 1975 से खुद काश्त कर रहा हूँ, बगैर। और मैंगो दोनों आप कर रहे हैं? हाँ, मैंगो, कपास। अभी अब मकई पे चला गया हूँ। अब मैंने मकई से कपास छोड़ दिया आपने? कपास अभी 2 एकड़ सिर्फ लगाऊंगा इस साल, सिर्फ तजर्बा करने के लिए? सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे हैं कोई नई चीज़ आई है, देखेंगे उसको। अच्छा, नया तजर्बा कर रहे हैं? हाँ, 2 एकड़ सिर्फ। वो मुझे अपनी इकोनॉमिक्स को तो डिस्टर्ब नहीं करना ना। मुझे अगर एक चीज़ में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कल मैंने अपना चावल बेचा है 2750 रुपये मन, तो मुझे जिसमें 4 पैसे बचेंगे मैं तो उधर जाऊँगा। अच्छा, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के अलावा इस मुल्क में कपास नहीं हो सकती। जिसने तजर्बात करने हैं कर लें, हमें किसी को नहीं रोक रहे। और जितनी करप्शन पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी में आई हुई है, वो कभी इसको नहीं उठने देगी। मैं 1-2 चीज़ आपको मिसालें दे दूं। सर, 1999 में जो फसल थी वो आपकी 90 लाख के करीब थी। सर, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी PCCC कहलाती है। इसको गवर्नमेंट की तरफ से कॉटन की रिसर्च, कॉटन की मार्केटिंग और कॉटन रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स जो है ना, वो PCC के परव्यू में आते हैं। इस इदारे को गवर्नमेंट से 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है, ना ग्रांट की, ना बजट की, ना कुछ की। ये सेस बेस है। और ये जो खालिद साहब ने बात की, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ,
सेस जो होता है वो जितनी बेलें मिल वाले खरीद करते हैं उसमें से 10 रुपए पर बेल सेस होता है, सिर्फ 10 रुपए। उसको कलेक्ट करके उससे ये इदारे अपने पाँव पे खुद चलते हैं। 1999-2000 में इसकी प्रोडक्शन थी 90 लाख बेल। इसकी सेस रिकवरी थी 25%। सर एक साल बाद 2000 में उसकी सेस रिकवरी हो गई 100%। सर और विद इन 6 years टाइम इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई। सर जब तक आपके पास तनख्वाहें देने के लिए, रिसर्च के लिए रिकवरी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, खर्चा नहीं होगा, हम हर काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ क्यों दौड़े जाएंगे गवर्नमेंट दे, जब एक कानून में गुंजाइश है। और अभी ये जो फिर आपका 2006 में आप 15 पे चले गए, 15 मिलियन बेल पे चले गए, तो फिर उसने उसी मोमेंटम को आगे चला। फिर 2010 में जाकर पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी का पूरा सिस्टम इन्होंने डिस्टर्ब किया। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, एप्टमा को हैंड ओवर कर दी गई। उसके बाद आज तो मेरे ख्याल में उनकी जो सेस रिकवरी है इट इज लेस देन 15% से भी कम है। क्यों कम है ये सवाल कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं हो रही रिकवरी, क्यों नहीं हो रही रिसर्च, हम गवर्नमेंट से क्यों ग्रांट मांगते हैं? वजह यह है एक इदारे को दानिस्ता बिठाया गया है, करप्ट लोग उसमें लाए गए। पिछले 10 साल से मैं टीवी पे आपके सामने खुल के कह रहा हूं, करप्ट लोगों को उस पर मुसल्लत किया गया, फिर उन करप्टों को लोगों ने सपोर्ट की, वो और मजबूत हो गए। नतीजा ये निकला कि इस साल आपकी 6 मिलियन बेल है। कैन यू इमेजिन कि वो मुल्क जहां 15 मिलियन बेल आ रही हो, 14 और 15 के दरमियान आपकी 5-6 साल आती रही हो, वो 6 मिलियन सिर्फ एक इदारे की तबाही सारे सिस्टम को लेके बैठे। साहब आप भी समझते कि सिर्फ एक इदारे की तबाही की वजह से ऐसा हुआ है या एक और भी कोई मसाइल? मैं आपको अर्ज करूं जी, इन्होंने 2 फिगर दी हैं कि 2014 में जो पैदावार हुई थी 1 करोड़ 44 लाख बेल जी, 2006 में नहीं 2014-15 में बेल 1 करोड़ 44 लाख उस वक्त बेल हुई बाद भी ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी हमारी बड़ी फिगर है 92 में जो 1 करोड़ 28 लाख बेल हुई थी। नहीं हाईएस्ट फिगर इज 2006 सर। नहीं 2014-15 और 92 है जी। 92 में 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, जब हमारी कॉटन बेल का वजन 170 से 180 केजी था। वो तो पंजाब की थी ना, प्रोडक्शन भी उस वक्त पंजाब की थी और MNH 93 की प्रोडक्शन थी। वो टोटल पाकिस्तान की प्रोडक्शन 1 करोड़ 28 लाख बेल उस वक्त। हाँ अलबत्ता सिंध सिर्फ 12 लाख था उसमें, और हमारा सिर्फ ज़िला बिहाड़ी जो 16 लाख था। उसमें जो किरदार था वो कहीं ज़्यादा वो पंजाब का जो हमारा इदारा है उसका था उसमें, जिसका PCC के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उस वक्त 2 वैरायटियाँ थी, MNH 93 और S12 ने उस वक्त आपको याद होगा कि एक इनकलाब बर्पा किया था। डॉक्टर मुजीउद्दीन खान की वैरायटी थी, उन्होंने इनकलाब बर्पा किया था। उस वक्त जब प्रोडक्शन बढ़ी थी 2000 जब ये 13-14 में जाके फिर बढ़ी है, फिर वैरायटी फिर भी पंजाब की वैरायटी आई थी एग्रीकल्चर इसी की कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 886, जिसने आके फिर उसको बूस्ट दिया था। 496 इज द हाईएस्ट आज तक। 496 वो वैरायटी वो मेरे ख्याल में थी कोई 1997 98 में 446 वैरायटी जो है 496 ये 2006 की वो है। और लेकिन हाईएस्ट प्रोडक्शन भी 496 की वजह से थी, उसकी GOT बात 40%। ख्वाजा साहब बाकी मैं सारी बातें आपसे जगह, लेकिन मैं आपको 496 बहुत अच्छी वैरायटी थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और उस वक्त CAM के वैरायटियों ने एक डॉक्टर जहूर साहब थे, उन्होंने बड़ा काम किया। डॉक्टर साहब तो रिटायर हो गए 2002 में। जब वायरस के खिलाफ उन्होंने काम शुरू किया था, जब 1100 वैरायटी दी थी, उन्होंने खासा उस वक्त काम किया था, जिसकी वजह से उसी के बाद उसी लाइनों में से 496 भी आई थी, 446 भी आई थी, 448 भी आई थी, ये सारी लाइनें आई थी। लेकिन जो 2 सालों में जिस कपास को बूस्ट मिला है ना, वो 1992 है और उसके बाद 2014-15 है, जो सबसे ज़्यादा जिस वक्त पैदावार आई है। 1 करोड़ 44 लाख बेल आई है, वो 2013-14 में आई है। अच्छा, बात हो रही है PCC की। देखिए ना, PCC का इदारा इस हुकूमत के आने से तो पहले ख़त्म हो चुका था। उसका सेस 2015 से बंद है। उसके बाद उनको कोई सेस नहीं मिल रहा, स्टे पे सारा काम चल रहा है। मैं अभी गवर्नर के पास मीटिंग थी और काफ़ी मीटिंग थी, वहाँ पे
एज ए फार्मर हमने शोर मचाया कि उसका सेस बहाल होना चाहिए। अगर सेस वहाँ से नहीं मिलता तो गवर्नमेंट खुद अदा करे, ताकि इदारे चलने चाहिए। और इदारों को मैं इस चीज़ का हामी हूँ जी कि रिसर्च में सज़ा जज़ा होनी चाहिए। जो अच्छा काम करे उसको जज़ा मिलनी चाहिए, जो ना करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उनके पास बजट वाफिर मिकदार में होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और हमारे पास जी साथ जी सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है, मैं आपको अर्ज़ करूँ, वो आज से नहीं है, वो 5 दहाइयाँ पीछे चले जाएँ, 5-6 दहाइयाँ पीछे चले जाएँ। 1960 में की दहाई में हुआ था कि आपकी जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी जिसमें रिसर्च का काम, वो था लाइलपुर यूनिवर्सिटी। सर जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी है तो मॉडल लिया गया था लाइलपुर यूनिवर्सिटी को। सर और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस वक़्त उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली गई। सर ये है हमारी जो बेसिक, जहाँ से हमारी तबाही शुरू हो रही है। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। हम आज हमारे बच्चे जिन्होंने आके एग्रीकल्चर का काम करना है, जो एग्रीकल्चर की डिग्री लेने जाते हैं, उनके पास रिसर्च का वहाँ पे काम ही नहीं है। आप एक बच्चे को MBBS के लिए दाखिल कराएं, साथ अस्पताल ना हो, तो वो सिर्फ किताबें पढ़ के आएगा। ये है हमारी वो बेसिक जिसमें आके ज़्यादा हमारा इस ज़राअत का खाना ख़राब किया है। वरना आज हम कहाँ से कहाँ चले गए होते हैं। अब देखें ना, पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना है तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120-25 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, और हम 17 अजला वाले जिसके अब 36 बन चुके हैं, हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। वजह ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये पिछली 2-3 दहाइयों में बिल्कुल इसको ऐसा ज़राअत को ख़त्म किया गया। फिर हमारी जो एक्सटेंशन सर्विस है वो ना होने के बराबर है। अब आप देखें कि हमारे पंजाब के टोटल जो मवाजियात बनते हैं वो 23,900 लगभग हैं तकरीबन, और हमारे पास एक्सटेंशन में कितने लोग हैं? टोटल जो फील्ड में 600-700 लोग हैं सर। जो फील्ड असिस्टेंट है 3000 पोस्टें, उसके अगेंस्ट को 1500-1600 लोग काम कर रहे हैं, और वो भी कोई किसी के डेरे पे, को कहीं किसी अफसर के पास है, वो किसी अफसर के पास है। काश्तकार को जब एक्सटेंशन सर्विस नहीं मिलेगी, अब मैंने सिर्फ अपने गांव का एक दिन चेक किया जी। मेरे गांव में एक ही ज़मीन, एक जैसी ज़मीन, इसी टेक्नोलॉजी, इसी बीज जो अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान, इसी पेस्टिसाइड, इसी फर्टिलाइजर के साथ, एक शख्स गंदम की 55 मन पैदावार ले रहा है, एक 40 ले रहा है, एक 30 ले रहा है, एक 20 ले रहा है उसी एक जगह पे। क्योंकि वजह सिर्फ है मैनेजमेंट, एक्सटेंशन सर्विस। अगर मैनेजमेंट उसको तब मिलेगी जब उसको बेहतर एक्सटेंशन सर्विस। अच्छा, आपने जो बात की खालिद साहब, अगर हम देखें तो आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के पास रिसर्च होती है, लेकिन अब भी जो फैसलाबाद में जो ज़रई यूनिवर्सिटी है या मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी है, उसके साथ अब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऐड तो किए जा रहे हैं ना, और वो उसके साथ एफिलिएटेड तो हैं और चीज़ें हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये हम तकरीबन मेरे ख्याल में बार इस पे लिख रहे हैं हमने। रिसर्च के ऊपर क्या होना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि ज़राअत की तरक्की कैसे, और जो सबसे बड़ी चीज़ डिस्कस हुई वो ये कि यहाँ रिसर्च का फुकदान है, या जो कपास से रिलेटेड इदारे हैं या ज़रूरी तरीके से मुतल्लिक इदारे हैं, उन्हें उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। अब खालिद आप मुख्तसर सा, क्योंकि फिर मैं खालिद साहब की तरफ यही सवाल करता हूँ कि रिसर्च में क्या हो। देखिए जी, रिसर्च एक तो पहली बात है कि मैं तो ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को मिलकर करनी चाहिए। डन। और ख़ुसूसन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही यहाँ से मुस्तफ़ीद होता है। चाहे शुगर मिल है, चाहे एप्टमा है, एनीवन कोई भी है, वो यहीं से मुस्तफ़ीद होता है ना। क्योंकि जब तक हमारी काश्तकार की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे कपास की दुश्मनी कहाँ पे है। मुझे रज़ाक दाऊद साहब ने एक स्पेशल बुला के खुद कमेटी में शामिल किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट नहीं की थी। वो काफ़ी बड़ी कमेटी थी, उसमें काफ़ी लोग थे। जब मैंने उसमें बात की कपास की कि जी इसकी स्पोर्ट प्राइस हो और जब बाहर से कपास है उस पर ड्यूटी लगाई जाए, जो हमारा हक है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर एक सब्सिडाइज कंट्री से ड्यूटी फ्री आएगी तो पाकिस्तानी काश्तकार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सर, जब 2 मीटिंगों में मैंने बात की तो मुझे उन्होंने अंदर बुला लिया, बुला के कहा खोखर साहब आप ये 2 बातें ना करें यहाँ पे। मैंने कहा जी मैं काश्तकारों की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ, मैं किसी और की नुमाइंदगी के लिए नहीं आया। मैंने काश्तकार की नुमाइंदगी करनी है, मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। फाइनली क्या हुआ, वहाँ पे ये डिसाइड हुआ, ये फैसला हुआ। मैंने कहा जी ठीक है जी, मुझे उस कमेटी में से निकाल दें। मैं उस कमेटी में से बाहर आ गया। किस वजह से? कि मैंने कपास की बात की, मैंने पाकिस्तान की बात की। जब वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हों डिसीजन मेकिंग में, मुझे अंदर बुला के कहा गया उसने, मुझे यकीन कर लें कि मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता कि मुझे इस बात पे कितनी तकलीफ पहुंची
हालांकि मैंने नहीं कहा था उसको मेरा नाम शामिल करो, सही, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था उसमें, मुझे शामिल भी खुद किया। और हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे अभी ख्वाजा साहब इससे पहले बात कर रहे थे, कि आपके समझते प्राइम मिनिस्टर को ये सब बातों की रियलाइजेशन नहीं है ज़राअत के हवाले से? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के जो कानों में जाके ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं वो अपने मतलब की बात करते हैं, अपने मकसद की बात करते हैं। देखें ना ग्राउंड नीचे एक जो इलेक्टेड बंदा जाता है ना, कोई भी हो, उसको दर्द का पता होता है, उसको इलाकाई मसाइल का पता होता है, उसको लोगों के खेत के हालात के पता है, उसको घर के हालात का पता है। जो अनइलेक्टेड बंदा आके बैठा उसको नहीं पता। बिल्कुल ठीक। जब इस पर बात करते हैं ख्वाजा साहब, आप रिसर्च के ऊपर आपका कमेंट क्या है? बाकी फिर वापस आते हैं कि कपास की सपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कपास को रिवाइवल हो सकती है। जी ख्वाजा साहब। देखिए जी, जब सबसे अहम जो मैं समझ रहा हूँ आज की तारीख के हिसाब से आज का प्रोग्राम जो था ना आपका, ये सिर्फ कपास पर होता सर। ओवरऑल ज़राअत को आप साइड पे रखते और मैक्सिमम जो है ना आप ज़राअत पे फोकस, कपास पे फोकस करते, क्योंकि अगले महीने में इसकी सोइंग का टाइम शुरू हो रहा है। हमारा कपास की जो पैदावार है ना, ये हम 1.5 करोड़ बेल तक लेते रहे हैं। अभी हमें इससे बहुत आगे जा सकते थे। क्या वजूहत बनी कि हम 1.5 करोड़ से टूटकर 60 लाख पर आ गए? इस पे पूरी एक तवज्जो से गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है वो ठीक करने चाहिए। कपास की पैदावार कम होने में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हुकूमत की इग्नोरेंस, सर, कि हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। पहली चीज़ इस हुकूमत ने, ये सब ये पिछले 10 साल से। नंबर 2, आपका पेस्टिसाइड की बदतरीन सूरत हाल है सर। मकसद है कि पेस्टिसाइड का आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर बंदा कह रहा है, जिससे भी पूछ लें, मैं उसको बार बार दोहरा कर आपका टाइम भी ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। बदतरीन सूरत। सीड मैक्सिमम धोखा दिया जा रहा है काश्तकार। ठीक। ये सीड भी एकदम ख़राब नहीं हुआ सर, पेस्टिसाइड भी एकदम ख़राब नहीं हुई। ये बुनियाद थी गवर्नमेंट की इग्नोरेंस। फिर वहाँ पर जो लोग बैठे थे वहाँ से इन्हें मौके मिले, आपकी डिटोरेशन हो गई पेस्टिसाइड में। उसका जो 3 या 4 स्प्रे पे कपास होती थी, 4-5 स्प्रे जिसने कर लिए ना, मुझे याद है वो बहुत ज़्यादा स्प्रे होते थे। आज 25-25 स्प्रे करके हमने हाथ खड़े कर दिए। मैंने पिछले जब आखिरी कपास लगाई है, मेरी 20 मन आई, मैंने 80,000 की एकड़ की बेची। ठीक है, 72,000 रुपये का खर्चा था सर। तो मुझे 7,000 की खातिर फसल में क्यों लगाऊंगा? मुझे नेक्स्ट ईयर, तो मैंने कहा छोड़ दो भाई, नहीं लगाते हैं, हम इस तरफ जाते ही नहीं है। एक एक चीज का मुझसे हिसाब ले लें कि भाई हम हमारा तो सारे मसाइल कर दिए हल। आपका कॉटन पे ही आ जाएं। मैं कॉटन, हाँ, मैं आई एम फॉर कॉटन, कि आज के मौके के हिसाब से कॉटन है। आज इस वक्त इंटरनेशनल देखें, बाजार चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट हालात नज़र आ रहे हैं, मैं काश्तकार को एक चीज़ की तसल्ली दिलवा सकता हूँ कि उसकी फुटी 5,000 रुपये मन बिकेगी सर, अगर उसने कपास उगाई और बचा ली, अगर लगाई, हाँ, और उगाई बचा ली, तो वो 5,000 रुपये मन बिकेगी सर। ठीक है जी। अब पेस्टिसाइड को किसने कंट्रोल करना है? पेस्टिसाइड का तो बड़ा सादा है, जो कानून है उस कानून को इन्होंने ठप करके बंद करके रख दिया है। जेनेरिक वाला ब्रांड लगा के बेच रहा है, ना कोई कीमत का कंट्रोल है, ना कोई क्वालिटी का चेक है। सब चीज़ें जो हैं, कहीं अदालतों के स्टे हैं, कहीं महकमे की खामोशी है। बस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी बात हो रही थी, आपने पेस्टिसाइड पे चले गए, आप समझते हैं सीड का कोई रोल उतना इफेक्टिव रोल नहीं है? सुने ना, सीड पे जो कह रहे थे कि अभी कि जी वो फरवरी से आगे है। ये 2004 में मैंने पहली प्रेजेंटेशन में इन डिटेल सीड पॉलिसी दी हुई है गवर्नमेंट को, आपको मैं कागज़ दे दूंगा। कब दी? 2004 सर। ये 2004 से चला हुआ काम। रिकमेंडेशन क्या थी? चलें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको तो गुम हो गई रिकमेंडेशन जो है ना, वो आपको मैं बताता हूँ मुख्तसर से। इसमें ये है कि आपके ये 3 ब्लॉक होंगे सर। एक ब्लॉक होगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा, पब्लिक सेक्टर भी करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी करेगा। उसके लिए एक स्टैंडर्ड होगा कि उसके पास इतने एग्रोनॉमिस्ट हों, इंटमोलॉजिस्ट हों, ये डिसिप्लिन के लोग हों, इतनी ज़मीन हो, ये लेबॉर्ट्री हो, उसको हक है कि वो इस पर रिसर्च करे, खा वो पब्लिक है खा वो गवर्नमेंट है।
दूसरा आएगा कि जो रिसर्च होकर जो चीज़ डेवलप होगी वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लायर होगा। सर जैसे पंजाब सीड कॉरपोरेशन है, ठीक है, सिंध सीड कॉरपोरेशन, इस तरह के लोग आएंगे जो डेवलप्ड सीड है उसको वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वो बल्क में सीड तैयार करेंगे। तीसरे नंबर पे जो है ना वो है सीड डिस्ट्रीब्यूटर। सर हम जिनको सीड कंपनीज कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में 800 से ज्यादा सीड कंपनी रजिस्टर्ड है और जिनके प्रीव्यू में ये सब काम शामिल हैं। सर इंडिया में पता है कितनी कंपनी है? सर 5। सर अमेरिका में 4। यहाँ हमने 800 रखी हुई है। दुनिया इसलिए तो हमारी तरफ आने को कोई तैयार नहीं है। रिसर्च डेवलपमेंट, इसको जब तक आप स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, रिसर्च करने वाला जो रिसर्चर है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं जो एक अच्छा, ये बात खालिद साहब ने भी की कि जी ब्रीडर्स राइट्स अच्छी बात है और चीज़ें करनी, जो आप अब बात कर रहे हैं कि ये भी तो उसी तरह पेश रफ्त है ना। एक भुलेखा है, मैं आपको बता दूं, अभी 300 कंपनी खत्म की गई है। अभी इसमें एक भुलेखा है सर। ब्रीडर राइट्स के साथ फार्मर राइट्स भी होने चाहिए। सर सिर्फ ब्रीडर राइट्स के ढोल में फार्मर राइट्स को दबा नहीं देना चाहिए। फार्मर का जो अपना सीड है वो फार्मर टू फार्मर जो है वो तो उसको उसका राइट होना चाहिए ना। आप ब्रीडर राइट्स को इतना एक ना ले आए कि फार्मर जो है वो बिल्कुल बेबस हो जाए। फार्मर जो भी बीज अगर खुद भी वो करता है तो फेडरल जो सीड सर्टिफिकेशन है, क्या वो अपना बीज वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं? देखें, आप अगर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के सब्जेक्ट पे बात करनी है ना तो आपको पूरा एक प्रोग्राम करें। फेडरल प्लान प्रोटेक्शन पे बात करनी है, पूरा एक प्रोग्राम करें, ठीक है। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी पे करनी है, पूरा प्रोग्राम करें। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन इज द बेस। सर जब तक आपका बेस ही नहीं होगा, जो नहीं है इस मुल्क में, सर आज का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आज से 6 महीने पहले तक पिछले 8 साल से फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का कोई डीजी नहीं था परमानेंट। सर सब एडहॉकिज्म पे, आज भी शायद एडहॉकिज्म पे चल रहा है काम। आपका पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी पिछले 10 साल से, शायद अब 11 साल हो गए, एडहॉक। मकसद एडहॉक मीन्स कि एक एडिशनल चार्ज पे एक बंदे को वहाँ हिसाब दिया हुआ है और उसी दौर में सारी आपकी प्रोडक्शनें बैठ गई हैं। आपका फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन पिछले 8 साल से। आप दोनों जो रहनुमा हैं, दोनों ज़राअत से इन टच हैं, दोनों कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते रहते हैं, बात पहुंचाते रहते हैं और बोल्डली बात भी पहुंचाते हैं। खालिद साहब, जैसे आप अब एक एकदम आपने प्रेशर डाल दिया है कि जी हम ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर। एक आपको पता हमसाया मुल्क में एक चल रहा है, तो आपको समझते हैं कि हुकूमत आपको फ्रीली इजाज़त दे देगी कि आप ट्रैक्टर मार्च कर लें, चीज़ें कर लें, इस तरह का 31 मार्च को अपनी चीज़ें पाकिस्तानी, हम एहतजाज करना हमारा हक है और एहतजाज करना सुन्नत इमरान खान है जी। अगर सुन्नत इमरान खान, ठीक है ना, अगर वो एहतजाज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या नवाज शरीफ एहतजाज नहीं करता रहा? कि पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करती? क्या इमरान खान मुतवातर एहतजाज नहीं कर? हम एहतजाज अपने लिए नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं सर। हमारी ख्वाहिश है सर कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले हों, इंपोर्ट करने वाले ना हों। और खुसूसन इस वक्त जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता, वो काश्तकारी के लिए मुमकिन नहीं है। फिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब को याद कराना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने खुद कोविड-19 में सब्सिडी अनाउंस की थी, खुद अनाउंस की थी। अगर तमाम सेक्टर को मिल गई है तो ये जो काश्तकार है ये पाकिस्तानी और इंसान नहीं है, इनको तस्लीम नहीं किया गया, क्यों नहीं मिली इनको? और हमारे साथ हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि विद इन 1 वीक हो जाएगी। उस विद इन 1 वीक को भी 6-7 माह हो गए हैं, अभी तक फैसला नहीं। यही वजह है कि हम मजबूर हुए हैं, हमारे पास एहतजाज का और कोई तरीका नहीं, हमारे पास ट्रैक्टर ही मौजूद है ना, हम ट्रैक्टरों को लेकर निकल सकते हैं। इसीलिए हम 15 मार्च को उकाड़ा में कर रहे हैं, 17 को झंग में कर रहे हैं, 19 को मुल्तान में कर रहे हैं और 31 को लाहौर इस्लामाबाद की तरफ कर रहे हैं। और इस तरह बाकी अजला भी अपनी अपनी डेट देते जाएंगे। 31 से पहले हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और हुकूमत, मैं हुकूमत को अब इस वक्त मैसेज देता हूँ कि होश के नाखन ले, हमारे जो मुतालबात हैं, हाँ मैं एक चीज़ पे कायल हूँ, हो सकता हूँ अगर वो एक 10 रुकनी कमेटी बना दें, उन लोगों की 5 रुकनी कमेटी बना जिनका डायरेक्ट ज़राअत से ताल्लुक हो, वो MNA हो, वो मिनिस्टर हो, कोई हो, लेकिन वो डायरेक्ट जिम्मेदार हो, वो बैठ के हमारी बात सुन ले। अगर हमारे मुतालबात जायज़ हो मान लिए जाएँ, अगर नाजायज़ हो हमें बता दें, हम उठ के चले आएंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर हमारी जायज़ बात ही ना मानी जाए, सर सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि आप मुझसे सच बोल रहे हो, मैं आपका सच ना मानो, आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए हमारे मुतालबात जायज़ हैं और आप ये मार्च रखेंगे जारी जब तक हुकूमत बात नहीं सुनती। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का इंशाल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा इंशाल्लाह। इस मार्च पे फिर बात करते हैं, आखिरी कमेंट। लेकिन ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि ग्रोअर्स के पास एहतजाज करने का रास्ते के अलावा कुछ नहीं है?
आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो जी अपनी अपनी सोच की बात है ना। सर। मकसद है कि आज इन हालात में बगैर किसी शक के मैं समझता हूँ कि ग्रोअर जो है पूरा कम्युनिटी, सर। दे आर द 70% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन, सर। वो तो इकोनॉमिकली इतने परेशान हैं कि वो तो कोतला यमूद वाले हाल से गुजर रहे हैं। सर। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के शिद्दत पसंदाना हालात पैदा होने से पहले ही उनकी कोई ना कोई दाद रसी कर दी जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस तरह के जो हालात हैं, काश्तकार कभी सियासत में नहीं शामिल होता। सही। मकसद है कि कोई मामूली सी परसेंटेज तो सियासत में इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो अक्सरियत जो है वो अपने खेत फील्ड छोड़कर और वो लॉन्ग मार्च पे निकल पड़े, इतना चांस नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट को वो नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि इस तरह के हालात हों, उसको पहले ही उससे बेहतरी का रास्ता निकालना चाहिए। सर, एक बात उन्होंने की कि जी लोग जो हैं काश्तकार कभी भी बड़े पैमाने पर उस तरीके से एहतजाज के लिए निकलते नहीं, उनके पास वसाइल भी नहीं होते और उस तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि देखिए जी, हमने सबसे तारीखी मार्च हम कर रहे हैं। 2017 बजट के दिन इस्लामाबाद जाके प्रोटेस्ट किया, जिस तरह हमारे ऊपर शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ सर। उस दिन गोली भी चलाई गई, हमारा एक शख्स गोली से भी जख्मी हो, रबड़ के बुलेट्स भी चलाए गए, गिरफ्तारियां भी 700-800 लोग गिरफ्तार रहे, मैं खुद भी गिरफ्तार था, लाहौर में भी हमें गिरफ्तार रहे हैं, वहाँ भी हमारे पर शेलिंग लाठीचार्ज हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं जी। हम अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, और एहतजाज करना हमारा कानूनन, शरन, अखलाकन हर लिहाज से हक़ है। और मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम वो लोग हैं जो अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान, मरना पाकिस्तान, तालीम इधर, सेहत इधर, औलाद इधर, ईमान तक इधर है हमारा। तो इसलिए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, काश्तकारों की बेहतरी के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए हम एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह जो मुहब्बे वतन हैं, जो ज़राअत से प्यार करने वाले हैं, जो ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं, वो हमारे साथ चलेंगे, जो हमेशा की तरह चलते हैं। और इंशाअल्लाह हमने पाकपतन में किया है, एक रात की तैयारी में 500-600 ट्रैक्टर वहाँ से निकले हैं। और ये तो अब महीना 1.5 महीने की तैयारी है। इंशाल्लाह ये दुनिया देखेगी कि कैसा एहतजाज होता है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खालिद खोकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा शुएब साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और बात फिर वो ये कि ज़राअत के हवाले से जो काश्तकार तंजीमें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से ज़रूरी पॉलिसियों पर अमल ना किए जाने और हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम ना उठाए जाने पर जिस एहतजाज का ऐलान किया गया है 31 मार्च को, उसमें एक रास्ता इन्होंने दिया है कि हुकूमत 5 या 10 काश्तकारों पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करे और हमारे मुतालबात को संजीदगी से देखे और उसका हल निकाल दे। देखते हैं हुकूमत इस तरफ कब आती है, या ये वाकई किसान इत्तेहाद अपना मार्च जारी रखेगा। इस पर नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।